वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों बहुत जल्दी पेपर होने वाला है 27 अप्रैल में ग्राम पंचायत अधिकारी का। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ऑफिशियल सिलेबस में पंचायती राज सबसे पहला पॉइंट है उसमें। तो पंचायती राज में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। मेरे पास ये संदर्भ साहित्य है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और सेलेक्ट होने के बाद जब आप ट्रेनिंग करोगे तो उस वक्त ये आपको साहित्य मिलेगा। उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो ये आपको बुकलेट मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। आपकी भी ट्रेनिंग होगी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको तब सीखनी है जब आप सेलेक्ट हो जाएं। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। खासकर मैं विशेष रूप से चाहूँगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा की, तो ये जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इन्हें आप नोट डाउन कर लेना स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से पेपर में सवाल आएंगे, आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हो तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, तो इतना कोई समस्या नहीं है। रिटन फॉर्म में मिल जाएंगी आपको, PDF फॉर्म में। बाकी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे पेड ग्रुप में नहीं है तो फिर आप इन्हें नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, पंचायती राज की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ। पंचायती राज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 73वां संविधान संशोधन। आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 1992 में ये संशोधन हुआ था। उसके अंतर्गत ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन जब हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ये व्यवस्था 1994 और 1947 में भी, यानी 1947 में भी इसके कुछ नियम लागू थे, और उत्तर प्रदेश विधि संशोधन अधिनियम 1994 इसके अंतर्गत भी कुछ नियम जो है लागू करे गए। 1961 में भी एक एक्ट आया था जिसमें पंचायती राज को लेकर के कुछ शक्तियां प्रदान की गई, लेकिन वो इतना छोटे स्तर पे था कि उससे पंचायतों का जो कार्य है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा था। इसीलिए जो है 73वां संविधान संशोधन आया 1992 में, और 24 अप्रैल से, यानी 24 अप्रैल को ये दिवस भी मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, सुशासन दिवस करके। तो 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। और जब ये लागू हो गया तो इसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग जोड़ा गया 8, और भाग 8 में पंचायत नामक शीर्षक जोड़ा गया। ठीक है, सॉरी, भाग 8 क्यों, भाग 9, भाग 8 नहीं है, भाग 9 में पंचायती राज नामक शीर्षक जोड़ा गया। और भाग 9 के अंतर्गत इसमें टोटल 29 ऐसे विषय रखे गए जिस पर पंचायत काम करेगी, और पंचायत की शक्तियों को देखते हुए 11वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई। बेसिक बात है, आप लोग जानते होंगे। अब इसमें जो है बहुत सारी जरूरी चीज़ें हैं जो आप, अब मैं जो बोलूँगा इन्हें आप नोट करते जाइएगा, यहाँ से आपको पेपर में सवाल मिल सकते हैं। सबसे पहला पंचायत कब बनेगी, तो आप इसको स्पेशली नोट डाउन कर लेना। देखिए, पंचायत की जब हम बात करते हैं तो पंचायत कब घोषित की जाती है या कितनी आबादी पर बनती है, बेसिक बात है, याद रखना। तो पंचायत जो है वो संभवतः 1000 की आबादी पर, जहां तक संभव हो 1000 की आबादी पर गांव या गांव के समूह को सरकार क्या करती है, पंचायत क्षेत्र घोषित कर देती है। ठीक है, पंचायत जिस नाम से होती है सामान्यतः वो राजस्व ग्राम होता है, रेवेन्यू विलेज होता है। राजस्व ग्राम क्या होता है, राजस्व ग्राम होता है एक ऐसा गांव जहां से रेवेन्यू जनरेट होता हो या रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका नाम हो, जहां से कुछ मतलब राजस्व जहां से जनरेट होता हो उसे हम बोलते हैं राजस्व गांव। तो सामान्यतः 1000 की आबादी हो और वो एक राजस्व गांव हो तो उसको हम पंचायत घोषित कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। ये हो गई पंचायत की स्थापना। ये आपको याद रखनी है, पेपर में सीधे सीधे आ सकता है कि कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना के लिए। ठीक है, तो कम से कम 1000 की आबादी पर पंचायत बनेगी, कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं कि 1000 पर ही बनती है, हर पंचायत 1000 पर बनती है, ऐसा नहीं। 1000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 3000 से ज़्यादा भी हो सकती है ना, तो उसके लिए अलग अलग प्रावधान है। तो पंचायत कितने पर बनेगी, पंचायत बनेगी साथियों 1000 की आबादी पर, याद रखिएगा। कम से कम, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि लाखों में जा रही, हज़ारों में, ऐसा भी नहीं। ठीक है, ज़्यादा आबादी होती है तो फिर वो जो है क्षेत्र जो है संक्रमण
की श्रेणी में आ जाता है तो वो नगर पंचायत में चला जाता है। आपने सुना होगा नगर पंचायत, और बड़ा हो जाएगा तो नगर पालिका हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो नगर निगम हो जाएगा। तो ये भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी आप याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत में एक तो प्रधान होता है, जैसे हम लोग को पता है, एक होता है प्रधान, ठीक है। और अगर 1000 तक की आबादी है तो एक होगा प्रधान और 9 होंगे सदस्य। ये ध्यान रखना, पेपर में ये आने वाली चीज़ें हैं। वैसे तो आप ट्रेनिंग में पढ़ोगे, लेकिन अब जब सिलेबस में ही दे दिया पंचायती राज तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ये। तो अगर किसी गांव में 1000 तक की आबादी है, ठीक है, वीडियो का पॉज करके पीछे करके आप नोट करते जाना, 1000 तक की आबादी है गांव में तो एक तो प्रधान होगा, प्रधान तो हो गई, और 9 होंगे मेंबर। ध्यान रखना 1000 की आबादी पर, ठीक है। अगर किसी गांव की आबादी 2000 है तो एक प्रधान होगा, प्रधान तो एक ही होगा यार, एक प्रधान होगा, लेकिन चूंकि आबादी ज़्यादा है तो मेंबर बढ़ जाएंगे। मेंबर हो जाएंगे कितने? मेंबर हो जाएंगे 11। और अगर 3000 की आबादी है किसी गांव की, ठीक है, तो 3000 की आबादी तक मतलब 2000 से ज़्यादा हो और 3000 से कम हो, मान लो 2500 है, तो फिर ऐसी स्थिति में वहां पर एक होगा प्रधान और 13 सदस्य होंगे। और 3000 से लेकर के अगर 4000 तक की आबादी है तो फिर उसमें एक होगा प्रधान और बाकी 15 होंगे सदस्य। ये नियम है पंचायती राज एक्ट में, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है, ठीक है। चुनाव होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो अगर ग्राम प्रधान का चुनाव हो रहा है या सदस्यों का चुनाव हो रहा है तो उस ग्राम प्रधान, उस गांव की सीमा के भीतर जितने भी रजिस्टर्ड मतदाता होंगे वो सब लोग उसमें भाग लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। यानी मान लीजिए किसी गांव का चुनाव हो रहा है तो उस गांव की सीमा में जितने भी मतदाता होंगे वही आकर के वहाँ वोट करेंगे। ऐसा नहीं किसी 4 गांव दूर से जाकर के कोई हमारे गांव में वोट डालने आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखना ये बात। ये इनकी जो है चुनाव की प्रक्रिया है। कार्यकाल कितना होता है तो दुनिया जानती है, 5 साल इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और अगर 4.5 साल से पहले ही पंचायत भंग हो जाए, 4.5 साल का मतलब है कि चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय हो, तो अगर 6 महीने से भी कम का समय है, मान लीजिए 4 साल 8 महीने हो गए, तो फिर अगर पंचायत भंग होती है तो री-इलेक्शन नहीं होगा। फिर जो पावर है वो सचिव के पास चली जाती है, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी के पास, और एडीओ पंचायत के पास चली जाती है, और फिर वो जो है उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 2.5 साल में जो है अगर पंचायत भंग होगी तो री-इलेक्शन होता है, जिसे उपचुनाव कहते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि अगर उपचुनाव होता है तो ऐसा नहीं होगा कि उपचुनाव होने के बाद जो मान लीजिए अब 2.5 साल पे पंचायत भंग हो गई तो उपचुनाव होगा तो अगला जो कार्यकाल होगा वो 2.5 साल ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना 5 साल अलग चला रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव कभी भी हो, इलेक्शन सबका एक साथ ही होगा, ठीक है। अब चाहे उपचुनाव के बाद आपको 1 साल का समय मिले, चाहे 2 साल का समय मिले, चाहे 3 साल का समय मिले, वो अलग बात है, ठीक है। हाँ, तो बचा हुआ समय के लिए ही आपका उपचुनाव में जो उपचुनाव होता है उसके बाद बचे हुए समय के लिए ही पंचायत कार्य करती है। ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे 5 साल के लिए वो कार्य कर रही है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी जो है और भी इसमें चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पंचायती राज में जो आपको ध्यान रखनी है, वो है क्या? एक सेकंड रुकिए, बताता हूँ आपको। महत्वपूर्ण चीज़ है ये, पेपर में आने वाली चीज़ है, मुझे लगता है कि आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर इस वीडियो से 2-3 सवाल भी आ गए तो ठीक है यार, आप बल्ले ही बल्ले, आनंद ही आनंद है, और क्या लोगे आप, ठीक भाई। इसके कोई पैसे तो लग नहीं रहे, फ्री का मामला है ये, है ना। और ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में ही हूँ और ये चीज़ें मुझे खुद सरकार नहीं दी हैं, तो यहाँ से सवाल आने के पूरे जो है आपकी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं निकाल लूँ। ऐसा इसमें तो बहुत सारा है ना, ये इतना आपको नहीं पढ़ना है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, ग्राम प्रधान के कर्तव्य भी जो है आपको मैं बता देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश राज्य नियमावली 1947 के नियम नंबर 47 के अनुसार क्या क्या कर्तव्य होते हैं एक ग्राम प्रधान के, चलिए आपको बताता हूँ। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों को बुलाना और उन बैठकों की अध्यक्षता करना, जिसका कर्तव्य पेपर में आ सकता है। बैठक की कार्रवाई पर नियंत्रण रखना तथा अच्छी व्यवस्था बनाए रखना। ग्राम पंचायत की आर्थिक व्यवस्था एवं शासन की देखरेख करना, और यदि कोई त्रुटि या गड़बड़ी हो तो इसकी सूचना ग्राम पंचायत को देना कि हमारे गांव में क्या चल रहा है। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की देखरेख करना और उन पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की तरफ से समस्त पत्र व्यवहार जो है प्रधान जी के नाम से ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पंचायत में जो भी सार्वजनिक संपत्ति होती है, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है ना, तो उसकी सुरक्षा करना भी
गांव के प्रधान जी का, और मुझे लगता है गांव के प्रधान जी का ही नहीं तो सबका कर्तव्य है कि आप उसकी जो है सुरक्षा करें। गांव में अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रही है गांव के एरिया में, हो सकता है, जैसे मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग पर था तो हम एक गांव में गए थे, उस गांव की टेरिटरी में एक सीमेंट फैक्ट्री थी। तो अगर पंचायत चाहे तो मीटिंग करके, प्रस्ताव पास करके उस फैक्ट्री पर भी टैक्स लगा सकती है, और उस गांव ने उस फैक्ट्री पर टैक्स लगा रखा था। वो हर महीने जो है, शायद मुझे याद है 4 से 5 हज़ार रुपये पंचायत को देती थी स्वच्छता शुल्क के नाम पर, क्योंकि वो पंचायत के एरिया में थी। ऑब्वियस बात है, फैक्ट्री है तो धुआं भी निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये भी पंचायत कर सकती है, प्रधान जी कर सकते हैं, सचिव जी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें करना क्या होगा, इसके लिए प्रस्ताव पास करना होगा पंचायत की मीटिंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर दीवानी या फौजदारी मामला कोई होता है पंचायत की तरफ से, तो उसके लिए प्रधान जी ही जिम्मेदार होते हैं, प्रधान जी कोर्ट में जाते हैं, पक्ष रखते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जो प्रधान होते हैं वो, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, समितियां होती हैं, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। समितियां होती हैं, बहुत सारी, टोटल 6 समितियां होती हैं पंचायत में, उसमें से 3 नियोजन, शिक्षा और प्रशासनिक, एक का और होता है, 3 नहीं 4 होती है बेसिकली, एक का और होता है, तो टोटल 4 जो है समितियां, उनका हेड होता है प्रधान, तो उनके लिए भी वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है क्या, जो मुझे यहाँ बतानी है, एक सेकेंड एक तो इसे पूरा का पूरा ही है इसमें, है ना, तो मुझे लगता है कि जो हमारे काम का है वही मैं आपको बताऊं, है ना। ग्राम सभा और ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। एक सेकेंड, हाँ, एक चीज़ और है जो मुझे आपको बतानी है, इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर, इनको आप थोड़ा सा याद कर लो, ये आपके एग्जाम के लिए भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बेसिक है पंचायती राज एक्ट का। और दूसरा, अब जब आप इसी फील्ड में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। देखो, ग्राम सभा क्या होती है, तो किसी गांव की जो सामान्य जनता होती है, जैसे गांव है, उसका एक टेरिटरी है, एक एरिया है, उस गांव की जितनी भी जनता है वो सब ग्राम सभा की सदस्य है, ध्यान रखना, वो सब ग्राम सभा है, ठीक है। ग्राम सभा में पूरा गांव शामिल होता है, पूरा का पूरा, ठीक है, हाँ। और जब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की, तो ग्राम सभा जिन सदस्यों को चुनती है, जिसमें प्रधान, मेंबर शामिल होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ध्यान रखना, ग्राम सभा गांव की सामान्य जनता, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा चुने गए लोग, जिसमें कौन कौन आएगा, जिसमें आएंगे प्रधान जी और उनके मेंबर्स, ठीक है, याद रखना। ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है तो हर व्यक्ति शामिल होता है, खुली बैठक, हर व्यक्ति आ सकता है उसमें। लेकिन जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी तो ग्राम पंचायत की मीटिंग में प्रधान जी आएंगे, ऑब्वियस बात है, अध्यक्षता करते हैं, सचिव जी होते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, और मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है तो खुली मीटिंग है, खुली बैठक है, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बैठक है तो सब लोग नहीं आएंगे, कौन कौन आएंगे, प्रधान जी आएंगे, सचिव जी आएंगे, और आएंगे सारे के सारे मेंबर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ग्राम पंचायत की 6 समितियां होती हैं, इसको भी आप लोग याद रखना। एक बार नाम आपको बता देता हूँ। शिक्षा समिति होती है, प्रशासनिक समिति होती है, निर्माण कार्य समिति होती है, नियोजन एवं विकास समिति होती है, जैव विविधता समिति होती है, जल प्रबंधन और स्वास्थ्य और कल्याण, इस तरीके से टोटल 6 समितियां होती हैं, ठीक है। इनमें से जहाँ तक मुझे याद है 3 या 4 के जो है हेड होते हैं प्रधान, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम वगैरह भी पूछ लेता है, तो याद रखना ग्राम सभा की मीटिंग का कोरम होता है 1/5, ठीक है। ये सब पेपर में आने वाली चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये पेपर में आ सकती हैं और आपको जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आज, बहुत छोटा सा लेक्चर ये मैंने लिया है 10-15 मिनट का, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको कुछ जानकारी मिली हो तो फिर मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं
और लगाओ कि नहीं केवल बोल बच्चन है, तो फिर इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ अगर आप जो है ये सारी चीज़ें एक प्रिसाइज वे में अगर पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है नहीं हम नॉर्मल जो है अच्छे से सारी चीज़ें हमें एक ही जगह मिल जाए, तो फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्वाइन करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। मात्र 800 रुपये में पूरा का पूरा पेड बैच आपको मिल रहा है विद स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। 1500 में आप अगर बैच ज्वाइन करते हो तो स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, पेड क्विज भी मिलेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप सब कुछ अपनी टेबल पर चाहते हो तो जैसे ये मेरे सामने पूरी टेबल सजी है वैसे, लेकिन अगर आप फ्री में ही चाहते हो तो आप यहाँ कमेंट करना। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं 2, 4, 5 क्लास में पंचायती राज की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सरकार हमें बताती है, मतलब ट्रेनिंग पर हमें बताया गया, मतलब वो ज़रूरी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। पूरा पंचायती राज एक्ट वो आपको पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन ये होगा तभी जब आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट आएंगे तभी मैं सीरीज आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं से बंद कर दूंगा, ठीक है। कोई मतलब नहीं, अब कोई देखेगा नहीं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें आप जो है ज़रूर पढ़ लेना। पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन आप पढ़ लेना। ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और उनके दायित्व, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना ही है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ही इनको बता दूंगा, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। ग्राम सभा, इनके कार्य, दायित्व और महत्व। ग्राम पंचायत की समितियां और उनके कार्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश पंचायत राज जांच नियमावली, ये भी मुझे लगता है आपके पेपर के लिए थोड़ा सा आ सकती है। और पंचायत सिटीजन चार्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, इसको थोड़ा बहुत आप लोग जो है पढ़ लेना। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, याद रखना पंचायती राज का सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे फ्लैगशिप योजना है वो है SLWM, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी गांव में साफ सफाई किस तरीके से होनी चाहिए और ये कब कब चीज़ें आई हैं, क्या क्या इनमें चीज़ें होती हैं, ये सब आपको पढ़ लेने चाहिए। पंचायत पुरस्कार आप लोगों को पढ़ने चाहिए, ये सब मेरे पास है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ई ग्राम स्वराज आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। GPDP, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य और उनका स्थानीयकरण, यानी SDG आपने पढ़े होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पंचायत में ये इनको लागू करना होता है, यानी लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके इनको जो है हम पढ़ते हैं। पंचायत के अपने रेवेन्यू सोर्स होते हैं, OSR जिन्हें कहा जाता है, ओन सोर्स रेवेन्यू, यानी पंचायत में जब पंचायत अपने पैसे कमाती है तो वैसे OSR अकाउंट में इसको डालना होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, कमेंट करेंगे तो मैं भी यहाँ पर इनको बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन बस बात वही है कि आप थोड़ा सपोर्ट करिए तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन आए चीज़ें करने के लिए, ठीक है। बाकी आप चाहें तो हमारा पेड बैच ले लीजिए, सारी चीज़ें आपको एक बार में मिल जाएंगी, इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। और बिल्कुल स्वागत है आप सभी का हमारे विभाग में, पंचायती राज में। मस्त डिपार्टमेंट है, मौज आ जाएगी आपको, घर में पोस्टिंग मिलेगी और बस सारे सपने आप पूरे कर लोगे। बहुत ही बढ़िया जॉब है, सीरियसली मुझे इससे अच्छी जॉब नहीं लगती यार, बस आनंद ही आनंद है। अब क्या बोलूँ, आप आ जाओ तब बात करेंगे। साथियों, UPSSC की VPO परीक्षा का एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है, तो इसके लिए स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इसमें आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में आपको कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हो मेंस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बैच आपको मिल जाएगा केवल 800 रुपये में, जिसमें आपको VPO के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पंचायती राज आएगा, कंप्यूटर आएगा और उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको 30 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और फिर जो है आपको बाकी का पूरा जो समय है वो केवल रिवीजन के लिए आपको मिलेगा। तो बहुत आसानी से आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप चाहें तो केवल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। मात्र 400 रुपये में इसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाएंगी, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको लगवा दिए जाएंगे। आप चाहें तो इसके पेड क्विज भी ले सकते हैं मात्र 500 रुपये में, जिसमें आपको टेलीग्राम पर लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग पेड क्विज लगवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आप पूरा का पूरा बैच लेना चाहें तो इसमें अभी आपको 200 रुपये की छूट भी मिल रही है। मात्र 1500 रुपये में आप पूरा का पूरा बैच ले सकते हैं। बैच लेने के लिए साथियों नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए। धन्यवाद।